पल्सर 150 ट्विन डिस्क वर्सेस RTR 160 4V वर्सेस यामाहा FZS V3 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 160। अब ये जो चार गाड़ियां हैं 150-160 सीसी सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले अगर इन चारों को देखा जाए तो इन्हीं का नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इन्हीं को ज़्यादा खरीदा जाता है और इन्हीं की ज़्यादा डिमांड भी है। आज इस वीडियो में हम लोग इन चारों ही गाड़ियों का रियल लाइफ कंपैरिजन देखने वाले हैं, यानी कि इन चारों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है, किसके सस्पेंशन अच्छे हैं, किस गाड़ी की जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, किस गाड़ी के ऊपर दो बंदे बैठकर आराम से जा सकते हैं, सीटिंग पोस्चर कैसा है, जो भी है यहाँ पर हैंडलिंग कैसी मिलने वाली है, उसके बाद आपको चढ़ान पर या फिर ज़्यादा स्पीड कौन सी गाड़ी दे पाती है, ख़राब रास्तों में कौन सी गाड़ी अच्छे से चल पाती है। तो इन जैसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हो इस चैनल की पहचान ही है, यहाँ पर हमेशा ही सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है और आज भी हम वही करने वाले हैं। इन सभी गाड़ियों को चला चुके ऐसे कुछ लोगों से रैंडमली बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं और वही पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इन चारों का लुक, वैसे भी ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, इस सब्जेक्ट पर ना ही बोले तो बेहतर है। पल्सर का, RTR का, FZS V3 का, यूनिकॉर्न का, सबका अपना अपना एक बेहतरीन लुक सबको यहाँ पर पता है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है बिल्ड क्वालिटी। तो अब जब बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है पल्सर में जो इन सभी गाड़ियों से अलग है, वो है इसके लेग गार्ड। यानी कि इन तीनों गाड़ियों से अगर कंपेयर करें पल्सर के लेग गार्ड तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर गाड़ी जब गिर जाती है, क्रैश हो जाती है, किसी एक्सीडेंटल केस में फंस जाती है तो ये आपकी बॉडी के लिए साथ साथ आपकी गाड़ी की बॉडी की भी जो है सेव करते हैं, उसे डैमेज होने से बचाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है वो फ्लेक्सिबल है। तो इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी इस मामले में यहाँ पर बेहतर है। इसके अलावा RTR का भी कुछ हद तक ऐसा ही है। अब यूनिकॉर्न भी पीछे नहीं है। साथ ही जब FZS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मडगार्ड्स जो है, रियर मडगार्ड्स वो थोड़ी लूज हल्की क्वालिटी का नजर आता है। साथ ही जो फ्यूल टैंक के आसपास का जो प्लास्टिक है, पिलियन जहां बैठता है वहां का जो प्लास्टिक है, वहां पर थोड़ा सा जो है लोगों ने नाराजगी जताई है। अदरवाइज इन चारों ही गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है अपने आप में बेहतरीन है। चारों ही गाड़ियों के जो चेसिस है उसके साथ साथ जो आप देखोगे इसमें जो अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, वही जो सीटिंग पोस्चर्स है, तो ओवरऑल रियर लाइट, हेडलैम्प, इंडिकेटर्स, तरह तरह की जो भी चीजें हैं सब कुछ बेहतरीन ही यहाँ पर कहा जा सकता है। आइए मुद्दे पे बढ़ लेते हैं, कौन सी गाड़ी कैसी है चलाने में। इन चारों ही गाड़ियों को आप अगर चलाओगे तो आपको कैसा फील होता है, या फिर इन चारों में से कौन सी आपके लिए बनी है चलाने के मामले में। तो सबसे पहले मैं कर्व वेट की बात कर लेता हूं, क्योंकि कर्व वेट पे डिपेंड करता है। गाड़ी चिपक कर चलती है, ज़्यादा वजन अगर है तो हवा का झोंका आता है, विंड आता है, तो गाड़ी कम वजन है उसका तो थोड़ी बहुत लहराती है, उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पल्सर का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 150 किलो है। उसके बाद RTR का 149 149 किलो है, FZS V3 का 137 है और यूनिकॉर्न का 140 है। सबसे ज़्यादा हेवी जो है वो पल्सर है, इसका 150 है। उसके एग्जैक्ट नीचे RTR है। अब इन दोनों ही गाड़ियों के ये जो कर्व वेट है इसका हाईवे पर असर ज़रूर दिखता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। हाईवे के साथ साथ जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। पल्सर का 165 mm है, RTR का 180 mm है, FZS V3 का 165 mm है और यूनिकॉर्न का 187 mm है। तो ज़्यादा जो है आपको RTR का मिलता है, यानी ख़राब रास्ते हैं, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ऐसे में ऑफ रोडिंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे RTR आपको जो 180 और जो यूनिकॉर्न है 187, इन दोनों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा है। वैसे भी 165 जो ग्राउंड क्लियरेंस FZS और पल्सर में मिल रहा है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अक्सर लोगों ने इसे ऑफ रोड भी किया हुआ है, ज़्यादा यहाँ पर नीचे से जो है हिट नहीं होता है। साथ ही अगर व्हील बेस की बात कर जाए तो 1345 पल्सर का है, RTR का 1357 mm है, FZS V3 का 1330 यानी कि 1330 mm है और यूनिकॉर्न का 1335 mm है। तो यहाँ पर व्हील बेस इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वाली चीज़ है, तो व्हील बेस इसलिए बताया जाता है क्योंकि टर्निंग रेडियस आपका उसी पे डिपेंड करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितना कम टर्निंग रेडियस रहता है उतना ही सिटी में गाड़ी चलाने के लिए ईजी जो है यूज़ होती है, यानी कि ईजी टू यूज़ आप कह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर टर्निंग रेडियस है तो वो RTR का है। उसी के साथ अगर सबसे कम मैं बताऊँ आपको
तो वो 1330 यानी कि FZS V3 का है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चारों ही गाड़ियों का 19-20 का फर्क है, तो उस हिसाब से चारों ही गाड़ियाँ सिटी में अच्छे से आप चला सकते हो, घुमा सकते हो जगह पर, वो चीज़ें आ जाती है। अक्सर कई बार ये पूछा जाता है कि इन चारों ही गाड़ियों में पिकअप किसका अच्छा है। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जितने भी ओनर मुझे इन चारों ही गाड़ियों के मार्केट में मिले हैं, उन सभी ने जो गाड़ी जो बंदा यूज़ कर रहा है उसका ही अच्छा बताया। सपोज अगर मैं पल्सर के कुछ ओनर्स से मिला तो वो बोला कि भाई पल्सर के ही अच्छे हैं, आरटीआर के कुछ ओनर्स से मिला तो वो बोला भाई आरटीआर का ही अच्छा है। सेम कहानी एफजेडएस यूनिकॉर्न्स की भी होती है। तो जब हमने पर्सनली इसे ट्राई किया तो चारों ही गाड़ियां जब आप एक लाइन में खड़े करते हो और उन चारों में से एक साथ थ्रोटल घुमाते हो तो पल्सर और आरटीआर का जो पिकअप है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में उठ जाती है, जो सामने वाला पहिया होता है वो उठ जाता है। इस तरह का यहाँ पर पिकअप, जो इनिशियल पिकअप कहते हैं, वो मिलता है। एफजेड और यूनिकॉर्न एक्जेड इसके थोड़े से नीचे आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इन दोनों को पिकअप नहीं है। चारों को पिकअप है। मैं कंपेयर कर रहा हूं इन चारों में से पल्सर और आरटीआर को। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं, अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को सिटी में चलाते हो तो आपको कैसा फील होता है। यानी कि थोड़ा सा थकान होता है, ट्रैफिक है, बार बार आप चला रहे हो, गियर जो है अप एंड डाउन कर रहे हो, उसके बाद थ्रोटल घुमा रहे हो, क्लच दबा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो ऐसे में आपको पेन होता है या फिर ईजी है। तो देखो इन सभी मामलों में यूनिकॉर्न सबसे बेस्ट है। ये सिटी राइडिंग के लिए ही बनी है, इसका सीटिंग पोस्चर भी उस तरह से बनाया गया है। बाकी जो तीनों गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी स्पोर्टी सेगमेंट में आ जाती हैं, आपको ऐसा थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता है। पिलियन के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है सिटी राइड में, क्योंकि आप बार बार ब्रेक लगाते हो तो पिलियन आपके ऊपर आ जाता है, राइडर के ऊपर। तो यहाँ पे सिटी राइड में 2 घंटे 3 घंटे अगर कंटिन्यू आप ट्रैफिक में फंसे हैं और गाड़ी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हाथों में और यहाँ पे कंधों में दर्द होने लग जाता है। बाकी तीनों गाड़ियों पर, एफजेडएस पर भी, पल्सर पर भी और आरटीआर पर भी। ज़्यादा आरटीआर पर होता है, उसका पोस्चर ज़्यादा एग्रेसिव है। उसके अलावा एफजेडएस का भी वही कहानी आप कह सकते हो। यूनिकॉर्न का सबसे अच्छा है, बाकी सभी गाड़ियों का कुछ हद तक अच्छा ही है। सिटी के बाद चलते हैं हाईवे पे। अब अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को हाईवे पर चलाते हो तो आपको कैसा फील होता है। देखो जब हमने इन चारों ही गाड़ियों को हाईवे पर टेस्ट किया तो 90, 95 या फिर 100 तक भी क्रॉस कर लेती है ये चारों ही गाड़ियाँ। दिक्कतें यूनिकॉर्न 160 में आती हैं, 90, 95 के ऊपर जाने में थोड़ी सी स्ट्रगल करती है। एफजेडएस V3 का भी कहीं ना कहीं वो सीन है, इसमें पावर थोड़ी सी कम मिलती है आपको। लेकिन पल्सर और आरटीआर बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस नहीं कराती है कि ये स्ट्रगल कर रही है, आपको खींचना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप जितना लास्ट गियर पर इनको चलाओगे, थ्रोटल घुमाओगे, तो भी आपको ऐसा महसूस होगा कि और ये पुल कर सकती है और ये हम भगा सकते हैं, उस तरह का है। साथ ही कॉर्नरिंग अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर वो भी बेस्ट है पल्सर और आरटीआर पर, और ज़्यादा अच्छी तो आपको इस पर एफजेडएस पर मिल जाती है। इसका टायर ब्रॉड है, मैं बताऊंगा आगे। तो कॉर्नरिंग में भी ये तीनों गाड़ियाँ अच्छी सपोर्ट कर लेती है। यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, आप गिर सकते हो इस गाड़ी पर, ज़्यादा कॉर्नरिंग ना करे तो बेहतर है। वही हाईवे राइड कर रहे हो आप और ज़्यादा स्पीड में है तो ऐसे में भी गियर शिफ्टिंग इन चारों ही गाड़ियों की बेहतर है, स्मूथ है। पुलिंग पावर भी सबकी अच्छी ही है। मैंने जैसे अभी कहा कि 80, 90, 95 के ऊपर भी सभी गाड़ियाँ आराम से चली जाती है। यूनिकॉर्न थोड़ा सा नौटंकी करती है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, खींच के लेके जा सकते हैं। 150 सीसी की गाड़ी है, 160 सीसी की गाड़ी है, तो उस हिसाब से उसका भी परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। इन चारों ही गाड़ियों की जो हैंडलिंग है वो और भी बेहतर बनाते हैं इनके टायर्स। पल्सर में फ्रंट में 90/90, रियर में 120/80 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। आरटीआर के फ्रंट में 90/90, रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। एफजेडएस V3 में आपको 100/80 और रियर में 140/60 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको कॉर्नरिंग में एफजेडएस थोड़ी सी अच्छी जो है सपोर्ट करती है, तो वो इसी वजह से करती है, क्योंकि टायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। रोड पर गाड़ी चिपक कर चलती है जो हैंडलिंग के मामले में। वही यूनिकॉर्न की अगर बात करूँ तो 80/100 फ्रंट में और रियर में आपको 100/90 के 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि सभी गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं और यूनिकॉर्न में 18 इंचेस के मिल रहे हैं, और सभी में ट्यूबलेस जो है कॉमन आपको मिल रहे हैं। कॉर्नरिंग में जैसे मैंने कहा, कॉर्नरिंग वाले पॉइंट पर तो एफजेडएस थोड़ी सी विन है, आगे निकल कर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरटीआर और पल्सर को कॉर्नरिंग नहीं कर सकते हो। बेहतरीन है, इनकी जो लंबाई है और जो सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ वेट जो पकड़ कर चलने की जो एबिलिटी है वो भी अपने आप में अच्छी है। उस हिसाब से आप इन तीनों ही गाड़ियों को इतना ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर हैंडलिंग के मामले में सिर्फ एफजेडएस अच्छी है या फिर पल्सर ही अच्छी है या फिर आरटीआर ही अच्छी है।
क्योंकि कंपनी ने, जो तीनों ही कंपनियां हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बेस्ट देने का यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। उस हिसाब से तीनों ही अच्छे हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। यूनिकॉर्न थोड़ी सी कंप्यूटर सेगमेंट में भी आ जाती है और थोड़ी सी स्पोर्टी सेगमेंट में भी आ जाती है। वैसे क्लासिक टाइप का लुक से ही पता चलता है ये गाड़ी किस हिसाब के लिए बनाई गई है, तो उसकी भी हैंडलिंग नो डाउट अच्छी ही है। इन चारों ही गाड़ियों को कुछ लोग जो है नया खरीदा है, कुछ लोगों ने, कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने BS4 जो है वो मुझे रिव्यू के लिए दिया था। तो उन सभी का कुल मिलाकर अगर मैं इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करूं तो यहां पर पल्सर 149.5 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTSI BS6 इंजन विद ए 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आपको मिल रही है। ये जो था इसका इंजन था। वहीं RTR के इंजन की बात करो तो 159.7 सीसी ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन विद FI, ये भी 5 गियर के साथ आपको मिल रही है। वैसे यहां पर भी FI ही मिल रहा है आपको। FZS V3.0 में आपको 149 सीसी का इंजन मिलता है, एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन यहां पर भी आपको मिल रहा है। यहां पर भी आपको FI मिल जाता है और यहां पर भी 5 गियर मिल रहे हैं। अब यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। यहां पर थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी इंजन की मिलती है। 162.7 सीसी का इंजन यहां पर मिल रहा है, जो कि एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन अब की बार यहां पर मिल रहा है। यह भी आपको FI के साथ मिलता है और यहां पर भी 5 गियर मिल रहे हैं। सभी गाड़ियों में एक चीज कॉमन है, ये BS6 में आ गए हैं, साथ ही इन सभी में 5 गियर मिल रहे हैं आपको। अब ये 5 गियर जो मिल रहे हैं, यहाँ पर पहले गियर की जो पुलिंग कैपेसिटी है, जो खींचने की ताकत है, जिसे पिकअप भी कहते हैं हम लोग, तो वो FZS और RTR में थोड़ा सा ज़्यादा है, 19-20 का। और पल्सर भी कहीं ना कहीं उसी रैंकिंग में आती है। पल्सर का पिकअप नो डाउट अच्छा ही है। यूनिकॉर्न का इन तीनों गाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसके अलावा इन चारों ही गाड़ियों के इंजन काफ़ी स्मूथ है। BS6 में आने के बाद तो यहाँ पर और भी मक्खन की तरह ये जो परफॉर्मेंस अपना प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर 80-90, जैसे मैंने कहा, ये गाड़ियाँ 95 तक क्रॉस कर लेती है। इतने स्पीड में भी इन सभी के इंजन पर किसी भी तरह के वाइब्रेशंस या फिर हीटिंग का प्रॉब्लम वगैरह महसूस नहीं हुआ है। तो इस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है। लॉन्ग ड्यूरेबल इंजन अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते, BS6 में आया है तो ये नए ही हैं सभी के सभी इंजन। तो इसके अलावा जब कुछ पुराने हो जाएंगे सभी गाड़ियाँ, कुछ ओनर्स के रिव्यू मेरे को मिलेंगे तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली बता दूंगा। बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हैंडलिंग में, वो है इसकी सीटिंग और जो सीट हाइट है वो। वैसे इन सभी गाड़ियों की जो सीट हाइट है वो 800 के करीब करीब मिलती है। पल्सर में 800 है, RTR में 800 है, mm की मैं बात कर रहा हूँ। FZS V3.0 में 790 है, यूनिकॉर्न में 798 mm की मिल जाती है। तो करीब करीब देखोगे आप तो 800 mm के आसपास है। अब यहाँ पर जो आपकी हाइट है 5.3 फीट, तो आप इन चारों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। 5.3 फीट के ऊपर है तो भी आप चला सकते हो। 5.3 फीट है तो आपको एक पैर आपका ज़मीन पर पूरी तरह से आ जाएगा, दूसरा पैर आधा आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं चला पाओगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हाइट का यहाँ पर यही सीन आता है। सीटिंग जो है चारों ही गाड़ियों की बेहतरीन है। कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि RTR का और पल्सर का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, सीटिंग पोस्चर। उस हिसाब से लॉन्ग राइड पे आपको जो राइडर है और पिलियन है उस पर थोड़ी बहुत दर्द की शिकायत हो सकती है, पीठ में, कंधों में, कमर में या फिर घुटनों में। तो वो चीज़ आपको यूनिकॉर्न पर नहीं होती है। FZS का भी थोड़ा सा एग्रेसिव ही आ जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर भी आप स्पोर्टी सेगमेंट की गाड़ी है तो आना ही है। तो चारों ही गाड़ियों की सीटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल जाती है। बढ़ते हैं सस्पेंशन सिस्टम्स की ओर, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो पल्सर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाते हैं। RTR में फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। FZS में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, वही जो RTR में मिल रहे हैं। अब यूनिकॉर्न में आपको टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक फ्रंट में और रियर में इस तरह के सस्पेंशन मिल रहे हैं। सबसे अच्छे सस्पेंशंस पल्सर के हैं। अगर आप डबल सीट है, 2 बंदे बैठकर चल रहे हो तो आपको झटके बहुत कम लगेंगे। ऑफ रोडिंग हो या फिर अच्छा रास्ता ही क्यों ना हो तो भी आपको ये अच्छे से सस्टेन कर लेते हैं। तो हैंडलिंग में पल्सर का जो सस्पेंशंस है वो आपको काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके एग्जैक्ट नीचे अगर मतलब थोड़ी बहुत कंपेयर करें पल्सर के साथ तो RTR कहीं ना कहीं उसके साथ में आ भिड़ती है कि उसके सस्पेंशंस भी अच्छे ही हैं, ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता है। सिंगल बंदे अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती है, लेकिन डबल सीट है, 2 बंदे बैठकर जा रहे हो या फिर कुछ वेट है आपके साथ तो सस्पेंशंस की एबिलिटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर यूनिकॉर्न के और FZS के सस्पेंशंस थोड़े से नाराज करते हैं। वही थोड़ी सी अगर
रिलीफ देने वाली बात कहूँ तो 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन FZS में मिलते हैं, तो आप इसे अगर एडजस्ट कर लेते हो तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आप कहानी जो है रुख मोड़ सकते हो। अब अगर आप इन चारों ही गाड़ियों, स्पोर्टी सेगमेंट की गाड़ियां है, 150 160 सेगमेंट में आने वाली गाड़ियां है, तो जाहिर सी बात है इनका स्पीड भी काफी ज्यादा होगा। अब स्पीड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपको ब्रेकिंग की भी जरूरत पड़ेगी। पल्सर में सिंगल चैनल ABS विद 2 डिस्क, RTR में भी आपको 2 डिस्क मिलते हैं, FZS में भी 2 डिस्क मिलते हैं, सभी में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। यूनिकॉर्न एकलौती ऐसी गाड़ी है जहां पर आपको सिंगल डिस्क मिल रही है, तो जाहिर सी बात है जहां डिस्क है वहां ब्रेकिंग अच्छी ही होने वाली है। RTR का ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा माना जाता है बाकी सभी के मुकाबले, पल्सर का उसके एग्जैक्ट आसपास ही माना जाता है। पल्सर का ऐसा है कि पल्सर की ब्रेकिंग सिस्टम वैसे देखा जाए तो सभी के मुकाबले अच्छी ही है, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। इसमें पावर इतनी कूट कूट कर भरी गई है कि अगर आप हाईवे पर ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो ये जो वेट है इसका बॉडी टू वेट रेशो है, मेंटेन तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में होने के टाइम पर ये ब्रेकिंग जो है आपको इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कराती है, इतना ज़्यादा सेफ फील नहीं कराती है। उस हिसाब से ब्रेकिंग जो है इसकी मैंने सेकंड पोजीशन पर रखी है। RTR का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अच्छे से जो है चिपक कर चलती है। और यहाँ पर TVS के टायर्स है, सॉफ्ट कंपोनेंट्स के टायर्स होते हैं MRF के टायर्स के अलावा, तो ये जो है गाड़ी जो हाईवे पर है चिपक कर चलती है। घिसते हैं हाईवे पर, अगर अर्जेंट में ब्रेक लगाया आपने तो उस हिसाब से वो अगर हाईवे पर अच्छे से पकड़ बनाकर चलते हैं ना, तो उसमें होता यह है कि ब्रेकिंग आपकी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। पल्सर में आपको MRF के टायर मिल रहे हैं और वो टायर्स हार्ड कंपोनेंट्स के होते हैं, तो अगर गाड़ी घिस भी गई ना तो वो टायर्स और रोड का कनेक्शन इतना अच्छा ग्रिप नहीं बन पाता है और वो कहीं ना कहीं स्किड होती है। देखो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, काफ़ी छोटी सी बात है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। तो ज़्यादा स्पीड ना ही करे तो बेहतर है। वैसे सभी गाड़ियों की ब्रेकिंग सिस्टम बेहतरीन ही है, ज़्यादा स्पीड में ना जाए, सेफ रहे। पल्सर और यूनिकॉर्न में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, RTR और FZS में LED मिल रहा है। तो चारों ही गाड़ियों की विजुअल एबिलिटी डार्क नाइट में भी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग राइड पर आप इन्हें आराम से लेकर जा सकते हो। यूनिकॉर्न का हेडलाइट थोड़ा सा कमज़ोर है बाकी तीनों के मुकाबले। अब मेन मुद्दे की बात आती है इन चारों ही गाड़ियों के माइलेज की। देखो यहाँ पर पल्सर का अगर फ्यूल टैंक 15 लीटर का मिल रहा है, यहाँ पर इसमें 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि माइलेज ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग राइडर की स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो। तो सभी गाड़ियों का अगर टेंटेटिव में माइलेज बताऊं तो 40 से 45 के बीच में मिलता है आपको, कुछ लोगों को 45 से 50 के बीच में मिला हुआ है। आप इन चारों में से किसी भी एक गाड़ी के ओनर हो, BS6 के हो या फिर BS4 के, आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको माइलेज क्या मिल रहा है। तो इन चारों ही गाड़ियों का अगर मैं एक साथ माइलेज बताऊं तो ये वही है 45 से 50 के बीच में, लेकिन फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अलग अलग मिलती है। पल्सर में 15 लीटर, RTR में 12 लीटर, FZS V3 में 13 लीटर है और यूनिकॉर्न में भी 13 लीटर है। तो एक बार फुल करने पे ये गाड़ी अपने हिसाब से जितना माइलेज दे रही है इनटू जितना आपने पेट्रोल डाला है चल जाएगी। आइए मुद्दे पे बढ़ लेते हैं और वो है प्राइस। इन चारों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सस्ती मिलती है? वैसे मैंने सारे जो है प्रोज कॉन्स चारों ही गाड़ियों के बता दिए आपको, किस मामले में कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा आगे है। तो ये सब हो गया। आप प्राइस पे बढ़ते हैं। पल्सर आपको 90,000 के आसपास मिल जाती है, RTR 1 लाख के आसपास मिल जाती है, FZS V3 भी 1 लाख के आसपास मिल जाती है और यूनिकॉर्न भी 1 लाख के आसपास मिल जाती है। अब ये जो प्राइस है ये एक्स शोरूम के हिसाब से है। अब प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, हर जगह अलग अलग प्राइस होती है। तो ये मैंने टेंटेटिव प्राइस रेंज बताई है। हो सकता है मैंने जो प्राइस रेंज बताई वो आपके सिटी में कम हो या फिर ज़्यादा हो या फिर ऑन रोड प्राइस कुछ और ही हो। मिनिमम मैक्सिमम ये मैंने टेंटेटिवली प्राइस बताई है। अब मोरल की बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपको इन चारों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। देखो इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इन चारों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है, आपका पर्पस क्या है, आप कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हो, आपका मेन यूज़ कैसा है दिन भर का। तो आप उसे शॉर्टलिस्ट करो, उसमें से किसी भी एक गाड़ी को आप इनमें से खरीद सकते हो। अब मैं अगर पर्सनल मेरे ओपिनियन की बात करूं तो यहां पर मैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क खरीदूंगा। इसका रीज़न ऐसा है, यहाँ पर मुझे DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल रहा है, 10,000 सस्ती ये गाड़ी मुझे मिल रही है। इसके अलावा
पल्सर का जो है बजाज का भरोसा मिल रहा है। आपका क्या राय है, आपकी पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे और क्यों खरीदना चाहोगे। इन चारों ही गाड़ियों में और भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो मुझे नीचे लिंक दे रखी है मैंने इंस्टाग्राम की, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी उनका सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक तो बनता ही है, इसी के साथ इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और भी आपका प्यार बनाए रखें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए